नमस्कार। आज हम बीए बीएड फोर्थ ईयर की क्लास का अध्ययन करेंगे। मैं भगवती प्रसाद सोने, प्रवक्ता इतिहास कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जो पढ़ेंगे बीए बीएड फोर्थ ईयर, बीए बीएड फोर्थ ईयर, इसकी क्लास का अध्ययन करेंगे। और अपने जो अध्ययन का आज जो टॉपिक है वह है प्रथम महायुद्ध, यानी प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध, ये इसका पार्ट सेकंड है। क्लियर बच्चों? इससे पहले हमने प्रथम विश्व युद्ध के प्रथम जो चैप्टर में पढ़ा था कि किस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध की जो शुरुआती घटनाक्रम है उनको मैंने समझाया था। जर्मनी के एकीकरण के समय फ्रांस से सेडोवा का युद्ध हार गया था और उसके बाद उसके जो प्रदेश है वह जर्मनी ने ले लिए थे। इस बात का बदला लेने के लिए फ्रांस निरंतर जर्मनी से युद्ध की प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु जर्मनी का जो बिस्मार्क था इसने फ्रांस को किसी से भी मित्रता नहीं करने दी। इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया आदि से इसने मित्रता की संधियां कर रखी थी और फ्रांस को किसी का भी मित्र बनने नहीं दिया। किंतु जैसे ही बिस्मार्क हटता है, जर्मनी का नया चांसलर बनता है कैसर विलियम द्वितीय। इसने बिस्मार्क की नीति का अनुसरण नहीं किया और जहां बिस्मार्क ने इंग्लैंड को खुश रखने के लिए अपनी नाविक शक्ति नहीं बढ़ाई, किंतु कैसर विलियम द्वितीय ने नाविक शक्ति बढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे इंग्लैंड नाराज हो गया और वह फ्रांस का मित्र बन गया। उधर रूस और ऑस्ट्रिया में बाल्कन प्रदेशों को लेकर जो प्रॉब्लम हो रही थी, तो जर्मनी ने ऑस्ट्रिया का पक्ष लिया, तो रूस इससे नाराज हो गया। अच्छा, रूस भी जाकर फ्रांस का मित्र बन गया। इस प्रकार एक त्रिगुट का निर्माण हुआ। इस त्रिगुट में फ्रांस, इंग्लैंड और रूस सम्मिलित हो गए। इस प्रकार जर्मनी के विरुद्ध एक पूरा का पूरा मित्र राष्ट्रों का संघ इकट्ठा हो गया और प्रथम युद्ध के कारण बने। बाल्कन जो द्वीप थे उनको लेकर उनमें मतभेद हो गए और प्रथम विश्व युद्ध के कारणों में यह तात्कालिक कारण बना कि ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार है इसकी और इसका परम मित्र है जर्मनी, इसके जो राजकुमार की हत्या कर दी गई सपत्नीक बोस्निया की राजधानी साराजेवो में। इस बात को लेकर प्रथम विश्व युद्ध की चिंगारी फूट पड़ी, जिसके एक कारण नहीं थे। फे ने इसके 5 कारण बताए थे, जिनमें से मैंने 2 कारण आपको बता दिए थे, जिनमें पहला था उग्र राष्ट्रवाद और दूसरा आर्थिक साम्राज्यवाद। अब हम अगले जो चैप्टर जो बोलते हैं ना कारण है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अगला है तीसरा, जिसका हम आज अध्ययन करेंगे, सैनिकवाद। सैनिकवाद प्रथम विश्व युद्ध का तीसरा महत्वपूर्ण कारण है। सैनिकवाद था। इतिहासकार फे ने लिखा है कि सैनिकवाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में किया गया है। पहला, शस्त्रों के निर्माण से, दूसरा, ऐसा वर्ग जो प्रभुत्व स्थापित किया जाए और प्रत्येक समस्या को युद्धों के माध्यम से हल करने का प्रयास करे। यानी सैनिकवाद के भी 2 अर्थ हैं। पहला है शस्त्रीकरण और दूसरा है युद्ध, यानी कोई भी मसला हो तो उसको युद्धों के माध्यम से हल करे। सैनिकवाद के ये 2 पहलू हैं। 1870 में बिस्मार्क ने फ्रांस को सीरान युद्ध में पराजित कर 200 वर्ष की राजनीति को बदल दिया। जर्मनी ने सैन्य शक्ति के द्वारा अपना विकास किया था, अतः वह यूरोप का सर्वाधिक शक्तिशाली देश बन गया। प्रत्येक राष्ट्र अपनी सैनिक शक्ति में वृद्धि करने लगा, क्योंकि बिस्मार्क को देखकर सभी अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाने लगे। 1870 के पश्चात फ्रांस 23 वर्षों तक एकाकी रहा, यानी 23 वर्षों तक बिस्मार्क ने फ्रांस को किसी का मित्र नहीं बनने दिया।
बिस्मार्क के प्रयासों के कारण वह किसी भी यूरोपीय देशों को अपना मित्र नहीं बना सका। इसलिए उसने 1870 की पराजय का बदला लेने के लिए जोर शोर से साथ शस्त्रीकरण करना प्रारंभ कर दिया, यानी हथियारों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, बनाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ केसर जर्मनी को विश्व का सर्वोच्च शक्ति बनाना चाहता है, यानी बिस्मार्क के बाद जो केसर विलियम द्वितीय था वो जर्मनी को विश्व की सबसे शक्तिशाली शक्ति बनाना चाहता था। इसलिए उसने जर्मनी की सैन्य शक्ति में वृद्धि करना प्रारंभ कर दिया। केसर ने कहा था, इसलिए उसने जर्मनी की सैन्य शक्ति में वृद्धि करना प्रारंभ कर दिया। केसर ने नौसेना की और विशेष ध्यान दिया। उसने कहा था कि जर्मनी की नौसेना बेड़ा इतना शक्तिशाली होगा कि यदि सबसे अधिक बलशाली नौसैनिक शक्ति भी उससे संघर्ष करेगी तो उसकी महानता के लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगा। ये सीधा सीधा इंग्लैंड को चैलेंज करने वाली बात उसने कह दी कि जर्मनी अपनी नौसैनिक शक्ति इतनी ज़्यादा पावरफुल बनाएगा कि पुरानी से पुरानी या बड़ी से बड़ी जो नौसैनिक शक्ति है वह घबरा जाएगी और उसके भी खतरा बन जाएगी। इतिहासकार गैरेट के अनुसार केसर विलियम का मानना था कि इन जर्मनी वासियों के लिए दो ही मार्ग हैं, तीसरा नहीं, विश्व अधिपत्य अथवा विनाश। यानी उन्होंने कहा कि जर्मन के लोगों के लिए सिर्फ दो ही बातें मुख्य थी, या तो नंबर 1 बनेंगे या विनाश को प्राप्त होंगे। जर्मनी द्वारा नौसैनिक शक्ति में वृद्धि करने पर ब्रिटेन उससे दूर होता गया और उसने भी अपनी नौसैनिक शक्ति वृद्धि करना प्रारंभ कर दी। जब जर्मनी का अनुसरण करते हुए विभिन्न यूरोपीय देशों ने अपनी सैनिक शक्ति में वृद्धि करना प्रारंभ किया, जर्मनी की भांति अन्य देश ने भी सैनिकों की शक्ति बढ़ा दी। जर्मनी की भांति अन्य देशों ने शस्त्रों में तीव्र गति से वृद्धि करना प्रारंभ किया। प्रत्येक देश यह कहता कि वह अपनी सुरक्षा के लिए शस्त्रीकरण कर रहा है, यानी प्रत्येक देश शस्त्रीकरण कर रहा था, हथियार इकट्ठे कर रहा था और ये कह रहा था कि हम अपनी सुरक्षा के लिए हथियार इकट्ठा कर रहे हैं। परंतु वास्तव में एक दूसरे के प्रति घृणा, युद्ध की आकांक्षा के कारण होड़ मची हुई थी। प्रत्येक देश अपने पड़ोसी देश की सैन्य शक्ति को शंका की दृष्टि से देखता था। इसके परिणाम स्वरूप वह भी अपनी सैन्य शक्ति में वृद्धि करना प्रारंभ कर दिया, यानी यूरोप के सभी देशों ने अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाना शुरू कर दिया। शस्त्रीकरण की होड़ ने यूरोप के वातावरण को विषाक्त बना दिया और प्रथम विश्व युद्ध का वातावरण तैयार कर दिया। प्रत्येक बड़े देश को अपनी सैनिक शक्ति पर गर्व था, इसलिए वह दूसरों राष्ट्रों से संधि करने और उनके सामने झुकने में अपना अपमान समझते थे, यानी अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाकर वे दूसरों के सामने झुकना अपमान समझते थे। ब्रेलीस्फोर्ड ने लिखा है कि इस समय शस्त्रीकरण की होड़ का युग प्रारंभ हो गया। शस्त्रीकरण की होड़ को समाप्त करने के लिए निशस्त्रीकरण के सारे प्रयास असफल रहे। रूस के शासक जार निकोलस द्वितीय के प्रयास से 1899 में हेग में एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें यूरोप के 36 देशों ने भाग लिया, परंतु इंग्लैंड और फ्रांस के कारण यह सम्मेलन सफल नहीं हो पाया। इसी प्रकार 1907 में हेग में यूरोपियन राष्ट्रों का दूसरा सम्मेलन हुआ, परंतु यह सम्मेलन भी असफल रहा। असफलता कारण यह था कि इंग्लैंड अपनी नौसैनिक शक्ति में कमी नहीं करना चाहता था, जर्मनी भी अपनी सैनिक शक्ति कम करने को तैयार नहीं था। इसलिए जब भी शस्त्रों की होड़ को कम करने का प्रयास किए गए, तब राष्ट्रों ने शस्त्रों की ओर और अधिक वृद्धि की। इसलिए निशस्त्रीकरण के सारे प्रयासों ने युद्ध को रोकने की बजाय इसके लिए उपयुक्त वातावरण बनाया। ली बेंस ने लिखा है कि इस सैनिकवाद ने 4 तरीकों से युद्ध को प्रारंभ करने की सहायता दी। पहला, सैनिकवाद ने राष्ट्रों के भय, आपसी द्वेष, संदेह और मनमुटाव में वृद्धि की। दूसरा, प्रत्येक राष्ट्र को अपनी सैनिक शक्ति पर गर्व था, इसीलिए वे दूसरे राष्ट्र के साथ समझौता करना अपमान समझते थे। आपसी हितों के समझौते भी अब राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के प्रश्न बन गए, मतलब आपस में कोई समझौता हो, यह भी अब राष्ट्रीय हितों के लिए सहन नहीं था। प्रत्येक राष्ट्र अपनी सैनिक शक्ति पर गर्व था, इसलिए वे दूसरे राष्ट्र के साथ समझौता करना अपमान समझते। आपसी हितों के समझौते अब राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के प्रश्न बन गए। तीसरा, जर्मनी सभी समस्याओं का हल युद्धों के माध्यम से करना चाहता था, यानी जर्मनी तो सिर्फ युद्ध ही करना चाहता है, कोई भी प्रश्न हो तो युद्ध कर लो। चौथा, शस्त्रीकरण के नए वर्ग के निर्माताओं का जन्म हुआ। यह वर्ग शस्त्र में निरंतर वृद्धि करना चाहता था, इसलिए इस वर्ग ने सैनिक वृद्धि को वातावरण बनाने का प्रयास किया। यहाँ तक कि इन शस्त्र निर्माताओं ने अपने प्रयासों से शस्त्रीकरण के सम्मेलन को असफल बना दिया। उन्होंने अपने अपने देशों में शस्त्रीकरण
के विरुद्ध वातावरण तैयार किया एवं राष्ट्रीयता की भावनाओं को उभारने का प्रयास किया। इन निर्माताओं के प्रयासों के कारण ही हेग सम्मेलन असफल हो गया, यानी रूस ने 2 बार सम्मेलन बुलवाया किंतु कोई शस्त्रीकरण को कम करने के लिए तैयार नहीं था और 2 बार सम्मेलन असफल हो गया। चौथा है गुप्त सैनिक संधियां। गुप्त सैनिक संधियां। इतिहासकार फे ने लिखा है कि 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में और 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में गठित विभिन्न सैनिक समझौतों के कारण विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। फ्रांस और प्रसा युद्ध से गुप्त संधियों की शुरुआत हुई, यानी फ्रांस और प्रसा का जब युद्ध हुआ था जर्मनी का एकीकरण करने के लिए, जब से गुप्त संधियां शुरू हो गई थी। बिस्मार्क प्रथम ने फ्रांस को मित्रहीन बनाए रखने के लिए यूरोपीय देशों के साथ सैनिक समझौते किए। 1879 में बिस्मार्क ने द्विगुट का निर्माण किया। इस संधि के कारण जर्मनी ऑस्ट्रिया को मित्र हो गए, यानी द्विगुट पहले भी बताया कि बना और ऑस्ट्रिया और जर्मनी मित्र हो गए। 1882 में इटली ने इस द्विगुट में शामिल हो जाने से यह त्रिगुट में परिणित हो गया। इससे इटली ऑस्ट्रिया व जर्मनी का मित्र बन गया। बिस्मार्क के पतन के बाद फ्रांस 23 वर्षों बाद अपने एकाकीपन को समाप्त करने के लिए 1854 में उसने रूस के साथ संधि की, जिसे द्विमैत्री संधि कहा गया। 1904 में फ्रांस ने इंग्लैंड से संधि कर उसे भी अपना मित्र बना लिया, यानी फ्रांस ने इंग्लैंड को भी अपना मित्र बना लिया, क्योंकि जर्मनी सैन्य शक्ति बढ़ा रहा था। यह बात इंग्लैंड को पसंद नहीं आई, अतः इंग्लैंड और फ्रांस आपस में मित्र हो गए। इस संधि के अनुसार दोनों एक दूसरे को सहायता देने का वचन दिया। 1907 में रूस भी इंग्लैंड और फ्रांस के गुट में शामिल हो गया, यानी रूस भी सम्मिलित हो गया। इससे त्रिगुट मैत्री का निर्माण हुआ। अब इंग्लैंड और फ्रांस को रूस सहयोगी के रूप में मिल गया। इस प्रकार 1907 ईस्वी तक इन गुप्त सैनिक संधियों के कारण संपूर्ण यूरोप 2 शिविरों में बंट गया। बिस्मार्क द्वारा निर्मित त्रिगुट में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली देश थे। वहीं फ्रांस ने बिस्मार्क के इस गुट के विरुद्ध एक त्रिवर्गीय गुट का निर्माण किया, जिसके सदस्य फ्रांस, रूस और इंग्लैंड थे। इन गुटों के परस्पर स्पर्धा थी। यहाँ देखिए आप 2 गुट बने थे। इन दोनों के मध्य ही युद्ध हुआ। एक तरफ मित्र राष्ट्र इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, यहां पर धुरी राष्ट्र जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली, ये 3 राष्ट्र एक तरफ। इन दोनों के मध्य प्रथम विश्व युद्ध हुआ। मोटे मोटे रूप में ये बात आपको याद रखनी है। मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, एक्सेस पावर और अलायंस पावर जो भी है। इतिहासकार बेंस ने लिखा है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में संपूर्ण यूरोपीय 2 सैनिक शिविरों में विभाजित हो गया। ये दोनों ही गुट सैनिक दृष्टि से काफी शक्तिशाली और बहुत महत्वाकांक्षी थे। ये दोनों गुट बहुत शक्तिशाली थे और महत्वाकांक्षी थे। इन संधियों के कारण यूरोप 2 गुटों में बढ़ गया। ये दोनों गुट आपस में प्रतिस्पर्धा रखते थे और एक दूसरे को संदेह और भय की दृष्टि से देखते थे। इन गुटों ने युद्ध के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार कर लिया था। इन संधियों के कारण यूरोपीय देशों में तनाव बढ़ गया। जेपी घोष ने अपनी पुस्तक आधुनिक यूरोप के इतिहास में लिखा है कि बिस्मार्क ने राजनीति व कूटनीति के ऐसे दांव पे चलाए कि आपसी तनाव बढ़ता ही गया, जो उन्हें 1914 की भीषण दुर्घटनाओं की तरफ ले गया। यह सारी संधियां रक्षात्मक थी, किंतु धीरे धीरे इनका रूप आक्रामक होता गया। इन संधियों में शांति स्थापना में भी महत्वपूर्ण सहायता की। संगठन के एक देश को दूसरे देश की महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश लगाने में कई बार सफलता मिली, जैसा कि ऑस्ट्रिया की आक्रामक बाल्कन नीति को जर्मनी ने हमेशा नियंत्रण रखा। इसी प्रकार फ्रांस और इंग्लैंड ने रूस की महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश लगाया। इतना सब कुछ होते हुए भी प्रत्येक गुट के सदस्यों को एक दूसरे के मामलों में सही या गलत बात होने पर भी समर्थन करना पड़ता था, क्योंकि वे संधि के अनुसार करने के लिए वचनबद्ध थे। यद्यपि यह सत्य है कि ऐसा समर्थन में गुट के सदस्यों राष्ट्रों को अपना कोई स्वार्थ नहीं
नहीं होता था, परंतु संगठन को मजबूत बनाए रखने के लिए इस प्रकार के समर्थन होते थे। उदाहरण के लिए जर्मनी बाल्कन राजनीति में ऑस्ट्रिया का समर्थन इसलिए करता था क्योंकि वह उसके गुट का सदस्य था। इसी प्रकार फ्रांस रूस की सहायता इसलिए वचनबद्ध था क्योंकि जर्मनी और फ्रांस दोनों बाल्कन राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से स्वार्थ नहीं था। गे ने लिखा है कि इंग्लैंड के सामने फ्रांस और रूस के समर्थन के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं था। गुटबंदी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए शेपिरो ने अपनी पुस्तक यूरोप के इतिहास में लिखा है कि अपनी प्रतिष्ठा को ही सब कुछ समझने वाले भावना रहित दो सशस्त्र गुटों के बन जाने से शांति और सभाओं की बात असंभव हो गई। इन संधियों के वातावरण ने यूरोप के वातावरण को विषाक्त बना दिया। अब प्रत्येक यूरोपियन देश शस्त्रों में वृद्धि करने लगा, इसलिए युद्धों की संभावनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। कुछ देशों ने तो यह संधियां आक्रामक रूप से प्रदान करने के लिए ही की थी। प्रीमम ने कहा है कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया ने संधि संगठन आक्रामक रूप प्रदान करने के उद्देश्य से ही बनाया था। सर्बिया के प्रश्न में जर्मनी का कोई लेना देना नहीं था, ऑस्ट्रिया उसके गुट का सदस्य था। यानी सर्बिया का जो प्रश्न था जर्मनी को कोई लेना देना ही नहीं था, फिर भी वह गुट का सदस्य था, इसलिए उसे युद्ध की घोषणा करनी पड़ी। जर्मनी ऑस्ट्रिया का समर्थन कर रहा था, इसीलिए फ्रांस ने सर्बिया का समर्थन किया। फ्रांस का यह विश्वास था कि उसके गुट का सदस्य इंग्लैंड उसका समर्थन निश्चित रूप से करेगा। यदि हम गंभीरता से सर्बिया के कार्य का अध्ययन करें तो पता चलता है कि यह कोई ऐसा कार्य नहीं था जिसमें युद्ध होने की नौबत आए। इसके अतिरिक्त सर्बिया ने अपने अपराध को स्वीकार भी कर लिया था। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रिया द्वारा रखी गई अपमानजनक शर्तों को भी उसने स्वीकार कर लिया। परंतु जर्मनी चाहता था कि युद्ध हो, इसलिए उसने ऑस्ट्रिया को सर्बिया पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित किया। रूस ने ऑस्ट्रिया को नीचा दिखाने के लिए युद्ध की घोषणा कर दी। यह स्पष्ट हो जाता है कि युद्ध ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच न होकर त्रिगुट और त्रिगुट मैत्री के बीच लड़ा गया था। जो हैरी जिम रम्मा ने ब्रिटिश राजदूत ने कहा था कि यह युद्ध गुटबंदी प्रणाली के कारण हुआ, जो आधुनिक युग के लिए अभिशाप है। यानी ये गुटबाजी के फलस्वरूप यह युद्ध हुआ था, वरना सर्बिया ने तो सारी की सारी शर्तें भी स्वीकार कर ली थी, किंतु जर्मनी ने कहा नहीं, आप आक्रमण करो। अगला है समाचार पत्रों का योगदान। उम्मीद करता हूं कि अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है, ये जो मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्र, आपको निश्चित रूप से इनमें सब कुछ समझ में आया होगा। अब हम अगली बात करते हैं आधुनिक समाचार पत्रों का योगदान। यह आप उतार लेना, ये इंपॉर्टेंट है। अगला है आधुनिक समाचार पत्रों का योगदान। यानी प्रथम विश्व युद्ध में आधुनिक समाचार पत्र हैं, उन्होंने भी अपनी महती भूमिका निभाई थी और उन्होंने भी युद्ध को होने के लिए प्रोत्साहन दिया था। प्रोफेसर फे ने लिखा है कि समाचार पत्र और यूरोपीय साहित्य ने यूरोप में कटु वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण सहायता दी, जिसके कारण प्रथम विश्व युद्ध का वातावरण तैयार हो गया। सभी यूरोपियन देशों के समाचार पत्रों ने लोकमत को विषाक्त बना दिया। कुछ यूरोपीय समाचार पत्रों ने राष्ट्रीय भावनाओं को उभारा, दूसरे देशों के बारे में गलत प्रचार किया और शांति कायम करने वाली बातों का विरोध किया। इस समय कोई भी देश यह चाहता कि शांतिपूर्ण ढंग से समस्याओं का समाधान कर लिया जाए, परंतु समाचार पत्रों ने के कारण उसको सफलता नहीं मिली। कोई देश अगर शांतिपूर्ण से अगर ये सुधार करना भी चाहे, किंतु समाचार पत्रों ने उनकी कड़ी आलोचना की, जिससे ये सफलता नहीं मिली कि कोई भी शांतिपूर्ण यह बात स्वीकार करे। इंग्लैंड और जर्मनी के संबंधों को सुधारने के लिए अनेक प्रयास किए गए, परंतु समाचार पत्रों के कारण यह प्रयास असफल रहे। जर्मन के समाचार पत्रों ने सैनिक शक्ति को बढ़ाने पर विशेष जोर दिया। 1914 में ऑस्ट्रिया के युवराज की हत्या की समस्या इसलिए शांतिपूर्वक हल नहीं हो सकी क्योंकि ऑस्ट्रिया और सर्बिया के समाचार पत्रों ने वातावरण को और विषाक्त बना दिया। इस प्रकार यह हो गए फे के अनुसार इसके प्रमुख कारण। अब एक और कारण पढ़ेंगे जो है साम्राज्यवाद।
इसने भी प्रथम विश्व युद्ध के अपनी भूमिका निभाई थी, जो इम्पोर्टेंट है। पाकर टी मून ने साम्राज्यवाद, जिसे आर्थिक साम्राज्यवाद भी कहा जाता है, जो प्रथम विश्व युद्ध का प्रमुख कारण बना। 19वीं सदी में जहां राष्ट्रीय आंदोलन से परिपूर्ण हो रही थी, वहां औद्योगिक विकास की जननी भी रहा, यानी इंग्लैंड औद्योगिक विकास का जनक भी रहा। 19वीं सदी जहां राष्ट्रीय आंदोलन से परिपूर्ण थी, वहां औद्योगिक विकास की जननी भी रही थी। औद्योगिक क्रांति ने यूरोपीय राष्ट्रों को समृद्धशाली बनाने की महत्वाकांक्षा से प्रेरित किया। इस प्रेरणा को कार्यान्वित करने के लिए उन्हें पिछड़े देशों पर अधिकार का अथवा संरक्षण चाहिए, क्योंकि उसके बिना कच्चा माल प्राप्त करना और तैयार माल को खपाना असंभव था। कच्चे माल और मंडियों के लिए जो खींचातान शुरू हुई थी, उसे नियो मर्केंटिलिज्म भी कहा जाता है। इसके अलावा सैनिक सुरक्षा, अतिरिक्त आबादी को बसाने के साधन, पिछड़े लोगों को सभ्य बनाने की बात साम्राज्यवाद का मूल कारण थी। यानी ये जो कुछ बातें थी, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, जिनमें जैसे अतिरिक्त आबादी, यानी जो छोटे छोटे यूरोपीय देश थे, उनमें अतिरिक्त आबादी आ गई थी। अब उनको बसाने के लिए कोई तो जगह चाहिए थी, तो वो जगह कहाँ मिली? उपनिवेशों में। नेक्स्ट, कच्चा माल कैसे प्राप्त किया जाए, क्योंकि उनके पास क्षेत्रफल की दृष्टि से वह संकुचित थे। तो एशिया और यूरोप, अफ्रीका की तरफ देखा गया और नए साम्राज्यवाद की ओर बढ़े, जिससे कच्चा माल प्राप्त किया जा सके और तैयार माल खपा सके, क्योंकि वहां पर औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। पिछड़े लोगों को सभ्य बनाने की बात भी इसमें एक महत्वपूर्ण वार्ता है। साम्राज्यवाद की इस दौड़ में ग्रेट ब्रिटेन सबसे आगे रहा। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, भारत, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, एशिया के अन्य कई देशों में उसके राजनीतिक प्रभुत्व कायम हो चुका था। उसके साम्राज्य के सूरज कभी अस्त नहीं होता था। वह अपनी नौसैनिक श्रेष्ठता के कारण समुद्र की लहरों पर उसका अबाध्य नियंत्रण था। फ्रांस ने भी अफ्रीका और एशिया में अपने साम्राज्य को काफी विस्तार कर लिया था। रूस ने संपूर्ण उत्तरी एशिया पर अपना अधिकार जमा लिया था और निकट पूर्व तथा मध्य पूर्व में भी अपने पैर पसार रहा था। यूरोप के अन्य छोटे राष्ट्रों हॉलैंड, बेल्जियम, स्पेन, पुर्तगाल आदि ने भी अपने से कई गुना बड़े क्षेत्रफल वाले प्रदेशों पर अधिकार जमा लिया था। साम्राज्यवाद की इस दौड़ में जर्मनी और इटली सबसे अंत में सम्मिलित हुए, अतः उन्हें अफ्रीका में कुछ प्रदेशों तथा छोटे छोटे द्वीपों के अतिरिक्त अधिक भूभाग प्राप्त नहीं हुआ। इसके कारण और भी थे। जर्मनी ने जब तक औद्योगिक विकास, कृषि, व्यापार, वैज्ञानिक खोज आदि में भारी उन्नति कर ली थी, उसका उत्पादन काफी तेजी से बढ़ रहा था, अतः इसको खपाने के लिए उसके पास उपनिवेश नहीं थे। इसके लिए पुराने साम्राज्यवादी देशों के उपनिवेश हड़पना अथवा उन पर उपनिवेश में अपना प्रभाव स्थापित करना आवश्यक था। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर जर्मनी ने बर्लिन बगदाद रेलमार्ग योजना बनाई, जिसके संघर्ष और बढ़ गया, क्योंकि वो बनने से भारतीय उपनिवेश खतरे में आ गए थे इंग्लैंड के, और इंग्लैंड ऐसा नहीं चाहता था। वस्तुतः साम्राज्यवाद के यूरोपीय शक्तियों के मध्य तनाव और वैमनस्य को अधिक बढ़ावा देकर प्रथम महायुद्ध के मार्ग को प्रशस्त करने में योगदान दिया इस साम्राज्यवाद की भावना ने। नेक्स्ट है अन्य कारण। अन्य कारण, इनमें भी पहला है अंतर्राष्ट्रीय संकट। अंतर्राष्ट्रीय संकट प्रथम महत्वपूर्ण घटना 1905 में मोरक्को में उपस्थित हुई। इस संकट के कारण इंग्लैंड और फ्रांस के साथ जर्मनी के संबंध कटु हो गए। 1911 में मोरक्को संकट पुनः खड़ा हुआ। इसमें जर्मनी ने मोरक्को में हस्तक्षेप किया, परंतु इंग्लैंड और फ्रांस के सामने उसे झुकना पड़ा। इससे जर्मनी और इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य संबंध कटु हो गए। तीसरा महत्वपूर्ण संकट 1912-13 में दो बाल्कन युद्धों में उपस्थित हुआ। 1912 में, जिसमें टर्की के विरुद्ध बाल्कन राज्यों की विजय हुई। विजय प्रदेशों ने बंटवारे के प्रश्न को लेकर बाल्कन राज्यों में 1913 में द्वितीय बाल्कन युद्ध हुआ। इस युद्ध में ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के साथ संबंध तनावपूर्ण हो गए। अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव। अगला है अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव।
यानी विश्व में कोई ऐसा सरपंच नहीं था जो इस युद्ध को रोक सके। उस समय युद्ध की संभावनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, किंतु कोई ऐसी संस्था नहीं थी जो युद्ध को रोक सके और समस्याओं का शांतिपूर्ण ढंग से बंटवारा कर सके या समाधान कर सके। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अभाव के कारण सभी राष्ट्र स्वेच्छाकारी बनते जा रहे थे, इसीलिए युद्ध को रोके जाना असंभव कार्य था। नेक्स्ट है तात्कालिक कारण। अगला है तात्कालिक कारण, जो महत्वपूर्ण है, अक्सर ये छोटे क्वेश्चनों में भी आता है। 1914 के पूर्व युद्ध के लिए वातावरण तैयार हो चुका था, केवल चिंगारी की आवश्यकता थी जो इस युद्ध के प्रारंभ को कर सके। इस समय ऑस्ट्रिया के युवराज आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की सहपत्नी की हत्या 28 जून 1914 को बोस्निया की राजधानी सिराजोवा में सर्बियन क्रांतिकारियों के द्वारा कर दी गई। इस घटना ने चिंगारी का काम किया, जिसके कारण विस्फोट हो गया। जांच से पता चला कि हत्या करने वाला व्यक्ति ऑस्ट्रिया का नागरिक है, यानी ऑस्ट्रिया के नागरिक था और ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या कर दी और बोस्निया का निवासी था, किंतु वह निवासी बोस्निया का था। फिर भी ऑस्ट्रिया ने राजकुमार की हत्या के लिए सर्बिया को दोषी ठहराया, उसे हत्यारे राष्ट्र की संज्ञा दी। इतिहासकार ग्रांट एम टेम्परले ने अपनी पुस्तक 19वीं और 20वीं शताब्दी का यूरोप में लिखा है, जांच ने सर्बिया सरकार को निर्दोष ठहराया। इतिहासकार स्ट्रॉन्ग ने अपनी पुस्तक डायनामिक यूरोप में लिखा है कि यह हत्या का काम सर्बिया की सरकार का न होकर वही के उग्र राष्ट्रवादियों का था। डेरी और जर्मनी ने लिखा है कि यह सारी हत्याकांड आज भी एक रहस्य है। एक दिन में 2 बार राजकुमार की हत्या का प्रयास किया गया, परंतु फिर भी उसकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की गई। यानी एक दिन में 2 बार उसकी हत्या का प्रयास किया गया राजकुमार की, फिर भी उसकी सुरक्षा का क्यों नहीं की गई, यह भी बात महत्वपूर्ण है। उसकी अंत्येष्टि क्रिया में विदेशी राजदूत को शामिल नहीं होने दिया गया। ऑस्ट्रिया ने इस सारी घटना की जांच की और इस हत्याकांड में सर्बिया का हाथ नजर नहीं आ रहा था, परंतु ऑस्ट्रिया तो सर्बिया से बदला लेने के अवसर की प्रतीक्षा में था। इसीलिए उसने यह अवसर उपयुक्त समझा। ऑस्ट्रिया को यह भय था कि कहीं रूस सर्बिया को सहायता नहीं करे, इसलिए उसने जर्मनी से पहले पूछा कि यदि रूस सर्बिया की सहायता करेगा तो जर्मनी ऑस्ट्रिया की सहायता देगा या नहीं। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को सहायता देने का आश्वासन दिया। इसके पश्चात 23 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को चेतावनी देते हुए एक पत्र लिखा, जिसमें हत्याकांड का सारा उत्तरदायी उस पर डाल दिया। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को पत्र में उल्लेख सारी मांगों को 48 घंटे में स्वीकार करने के लिए कहा। पत्र की शैली और उसकी शर्तें इतनी कठोर थी कि कोई भी स्वाभिमानी राष्ट्र उसे स्वीकार नहीं कर सकता था। हेजेन ने लिखा है कि ऑस्ट्रिया के पत्र की भाषा कठोर थी और मांगों को अधिनायकवादी की तरह स्वीकार करने के लिए सर्बिया को बाध्य किया गया। रूस और इंग्लैंड और फ्रांस ने अवधि को बढ़ाने का प्रयास किया, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। यानी 48 घंटे का मोहलत दिया, 2 दिन का मोहलत दिया कि आप इसे स्वीकार करते हो नहीं करोगे तो आक्रमण कर देंगे, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। इसीलिए उन्होंने सर्बिया को लिखा कि वह ऑस्ट्रिया के पत्र का उत्तर शांतिपूर्वक और समझौतेवादी तरीके से लिखे। इंग्लैंड ने हेग में महाशक्तियों का एक सम्मेलन बुलाने का प्रस्ताव रखा, परंतु जर्मनी ने विरोध किया और सफलता नहीं मिली। सर्बिया ने राष्ट्र की एक मांग के अलावा अन्य सभी मांगों को स्वीकार कर लिया, यानी ऑस्ट्रिया की एक मांग स्वीकार नहीं की और बाकी सभी मांगे उसने मान ली। मांग थी, स्वीकार कर लिया। अस्वीकार की जाने वाली मांग यह थी कि जब सर्बिया की अदालत में हत्या का मुकदमा चलाया जाएगा तो सर्बिया के न्यायालय में इस हत्याकांड की जांच के लिए ऑस्ट्रिया के अधिकारी न्यायाधीश के रूप में बैठेंगे। यानी एक ही शर्त थी कि इस हत्याकांड का अगर मुकदमा चलाया जाएगा तो सर्बिया की जो अदालत है उसमें ऑस्ट्रिया के न्यायाधीश बैठेंगे। सर्बिया इस बात के लिए तैयार नहीं था। यदि ऑस्ट्रिया चाहे तो इस मामले को हेग के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में या महान शक्तियों के समक्ष रखे। यानी उस समय जो महान शक्तियां जी उनका सबका सम्मेलन वही होता था और वह चाहता था कि उसी महासम्मेलन में यह बात रखे, परंतु वह तो युद्ध चाहता था। इसलिए उसने 14 जुलाई 1914 को सर्बिया पर आक्रमण कर दिया। रूस ने अपनी सेनाओं को सर्बिया की सहायता के लिए भेज दिया और अपने सैनिक अभियानों भी प्रारंभ कर दिए। यानी रूस ने तो हाथों हाथ अपनी सेना सर्बिया की सहायता के लिए भेज दी। जर्मनी ने रूस को चेतावनी दी कि वह अपनी सेनाएं
जर्मन सीमा से हटा ले, परंतु रूस ने चेतावनी को अस्वीकार कर दिया। इसलिए जर्मनी ने 1 अगस्त 1914 को रूस पर आक्रमण कर दिया। रूस और फ्रांस की संधि के अनुसार फ्रांस ने भी रूस की सहायता करने का निश्चय किया। इसलिए जर्मनी ने 3 अगस्त को फ्रांस को के विरुद्ध भी युद्ध घोषित कर दिया। यानी सर्बिया के युद्ध में पहले रूस कूदा तो जर्मनी ने कहा कि आप हटाओ, मैं भी कूदूंगा। वो भी कूद गया। उसके कूदने से रूस के साथ में और फ्रांस भी आ गया कि मैं मेरे दोस्त रूस का सपोर्ट करूंगा। जर्मनी ने रूस को चेतावनी दी। 3 अगस्त को फ्रांस भी युद्ध घोषित कर दिया। अभी तक इंग्लैंड युद्ध में शामिल नहीं हुआ। जर्मनी बेल्जियम के मार्ग से फ्रांस पर आक्रमण करना चाहता था। बेल्जियम फ्रांस और जर्मनी के बीच का रास्ता था। इसलिए जर्मनी ने बेल्जियम से मांग की कि वह उसकी सेनाओं को जाने का मार्ग दे। बेल्जियम ने जर्मनी की इस मांग को अस्वीकार कर दिया। इस पर जर्मन सेनाओं ने जबरदस्ती बेल्जियम में प्रवेश किया। अतः इंग्लैंड से सहायता करने की अपील की। यानी बेल्जियम पर जबरदस्ती उसने युद्ध थोप दिया। तो बेल्जियम ने इंग्लैंड से कहा कि आप मेरी मदद कीजिए, अपील की। इंग्लैंड की सहानुभूति फ्रांस और रूस के साथ थी। तुरंत वह उसकी सहायता करने के लिए बाध्य नहीं था। इंग्लैंड के इस युद्ध में भाग लेने का कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि सर्बिया का प्रश्न से उसका कोई लेना देना नहीं था। जब 4 अगस्त 1914 ईस्वी में जर्मनी ने बेल्जियम पर आक्रमण कर दिया तो इंग्लैंड ने उसी दिन जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इंग्लैंड द्वारा युद्ध में भाग लेने का मुख्य कारण यही था कि वह 1839 की संधि के अनुसार बेल्जियम की स्वतंत्रता की रक्षा का वचन दे चुका था। जब जर्मनी ने बेल्जियम पर आक्रमण किया तो बेल्जियम ने इंग्लैंड की सहायता की अपील की। इसलिए इंग्लैंड को बेल्जियम की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए युद्ध में भाग लेना पड़ा। इसके अतिरिक्त वह जर्मनी की नौसैनिक शक्ति से भी चिंतित था। इसीलिए इंग्लैंड ने जर्मनी को बेल्जियम की सीमा से सेना हटाने की चेतावनी दी। यानी इंग्लैंड ने जर्मनी को चेतावनी दी कि उस देश से अपनी सीमाएं हटाए। जर्मनी ने उसे अस्वीकार कर दिया। 4 अगस्त 1914 को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा इंग्लैंड ने भी कर दी। यानी 4 अगस्त को इंग्लैंड ने भी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। कुछ दिनों बाद टर्की, बुल्गारिया ने जर्मनी का पक्ष लेकर युद्ध प्रारंभ कर दिया। यानी अब धुरी राष्ट्रों में टर्की और बुल्गारिया भी सम्मिलित हो गए। जापान ने मित्र राष्ट्रों के पक्ष में युद्ध में भाग लिया। यानी रूस की तरफ से, फ्रांस की तरफ से, इंग्लैंड की तरफ से जापान भी इस युद्ध में कूद गया। 1917 में अमेरिका ने भी मित्र राष्ट्रों के पक्ष में युद्ध छेड़ दिया। यानी अमेरिका भी अब कूद पड़ा। इटली ने अपने गुट के सदस्यों के विरुद्ध मित्र राष्ट्रों का साथ दिया। इस प्रकार यह युद्ध विश्वव्यापी बन गया। यानी इटली मित्र राष्ट्रों की तरफ से कूदा पहले। प्रथम विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी कारक, यानी ऐसा माना जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उसके लिए जो उत्तरदायी कारक कौन कौन से थे उनका अध्ययन थोड़ा सा करेंगे। यानी ये जो युद्ध हुआ इसके लिए युद्ध का उत्तरदायी किस किस पर ठहराया गया, इनका अध्ययन करेंगे हम। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होने के तत्काल बाद ही उत्तरदायी के संबंध में कुछ लिखा गया है। युद्ध में सम्मिलित राष्ट्रों ने भी अपने अपने दृष्टिकोण और ढंग से युद्ध के उत्तरदायी के संबंध में सरकारी कागजात प्रकाशित करवाए, जिनमें उन्होंने अपने को निर्दोष साबित करते हुए दूसरों को दोषी सिद्ध करने का प्रयास किया। युद्ध उपरांत संपन्न वर्साय की संधि की धारा 331 के अंतर्गत युद्ध का संपूर्ण दोष जर्मनी के सिर पर मढ़ा गया। और तब सभी विद्वानों में यह विवाद चला कि क्या समूचा सिर्फ जर्मनी ही इस युद्ध के लिए उत्तरदायी था। इस विवाद का समाधान आज तक नहीं हो पाया। यह ठीक समझने के लिए प्रमुख देशों का उत्तरदायित्व पर विचार करना आवश्यक हो जाता है। यानी सबसे पहले ऑस्ट्रिया, क्योंकि उसी ने आक्रमण किया था और उसी के देश का नागरिक था जो सर्बिया में बस गया था। ऑस्ट्रिया को इस युद्ध के लिए सबसे पहले उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, किंतु इसके लिए हमें निम्नलिखित बिंदुओं का अध्ययन करना होगा। सर्बिया के प्रति ऑस्ट्रिया की आक्रामक नीति, सर्बिया की ऑस्ट्रिया विरोधी नीति, ऑस्ट्रिया की अपनी आंतरिक कमजोरियां, ऑस्ट्रिया हंगरी का विशाल साम्राज्य एवं बहुजातीय राज्य था। उसके साम्राज्य में आबादी विभिन्न जातियों और उसकी प्रभुसत्ता में से स्वतंत्र होने के लिए प्रयत्नशील थी। यानी बहुत सी जातियां ऑस्ट्रिया में निवास करती थी जो उससे स्वतंत्रता चाहती थी। राष्ट्रीयता के इस युग में अधिक समय के लिए उन्हें दबाए रखना दुष्कर था। सर्बिया एक नवोदित राष्ट्र था। उसने अपने आसपास में स्लाव प्रदेशों में को अपने राज्य में सम्मिलित करना चाहता था। इसका अर्थ था कि बाल्कन के प्रदेशों से ऑस्ट्रिया के प्रभाव को समाप्त करना। अतः युवराज की हत्या के फलस्वरूप जब ऑस्ट्रिया को मौका मिला तो उसने झंझट पैदा करने वाले एक छोटे से राष्ट्र सर्बिया को सबक सिखाने का निश्चय किया। उसने सर्बिया के सामने कठोर शर्तें रखी
यद्यपि यूरोप के सभी राष्ट्रों ने सर्बिया के उत्तर को संतोषजनक माना, परंतु ऑस्ट्रिया अड़ा रहा और ऑस्ट्रिया का विश्वास था कि जर्मनी के समर्थन के कारण रूस सर्बिया की मदद नहीं करेगा और यदि रूस प्रयत्न किया तो जर्मनी उसे रोक देगा। इस प्रकार ऑस्ट्रिया सर्बियन संघर्ष अधिक व्यापक नहीं होगा, परंतु इसका अनुमान गलत निकला। रूस ने तत्कालिक कार्रवाई कर दी और ऑस्ट्रिया पर सर्बिया पर हमला करने के लिए रूस ने उत्तेजित करने का दायित्व था। अतः आक्रमण ने विश्व युद्ध का मार्ग प्रशस्त किया। यानी यह सारा का सारा दोष जर्मनी का नहीं था, ऑस्ट्रिया का भी दोष था। क्लियर। दूसरा, सर्बिया। सर्बिया महायुद्ध के लिए सर्बिया को दोषी माना जाता है। बाद में जांच की गई कि स्पष्ट हुआ कि सर्बिया के उच्च अधिकारियों को युवराज की हत्या करने के लिए षड्यंत्र को पहले से जानकारी थी और उन्हें अपराधियों को पकड़कर जघन्य कृत्यों को करने से रोकने का प्रयत्न नहीं किया, उल्टा उन्हें प्रोत्साहित किया। इसलिए युवराज की हत्या सर्बिया सरकार का अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार थी। यानी जब सर्बिया को पता हो गया कि ऑस्ट्रिया का राजकुमार आया है और उसकी हत्या का प्रयास किया जाएगा, फिर भी सर्बिया ने इस प्रकार का कोई काम नहीं किया जिससे उसकी हत्या रोकी जा सके, तो वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार था। हत्या के बाद जब ऑस्ट्रेलियन सरकार ने उसे अपराधियों को पकड़ने तथा सजा देने को कहा तो सर्बिया ने तत्काल कार्रवाई करना स्वीकार कर लिया, क्योंकि उस समय तक रूस की तरफ से स्पष्ट आश्वासन या सैनिक समर्थन का वचन नहीं दिया। यानी सर्बिया पहले सीधा सीधा काम कर रहा था, क्योंकि रूस उसको सपोर्ट करे ना करे ये बात नहीं हुई थी, मिल गया। परंतु जब ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के सामने अपमानजनक शर्तें रखी तो उन्हें मानने से इनकार कर दिया। यद्यपि इन शर्तों के संबंध में उसने अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था थी, न्यायालय था, निर्णय को मानने के लिए स्वीकार कर लिया। इस दृष्टि से उसका उत्तर संतोषजनक था। फिर भी युद्ध की सामग्री प्रस्तुत करने में दोष में सर्बिया को मुक्त नहीं किया जा सकता, यानी सर्बिया भी कहीं ना कहीं पर दोषी था। अगला है रूस। रूस विश्व युद्ध का उत्तरदायित्व रूस पर भी था। ऑस्ट्रिया और रूस दोनों ही देश बाल्कन प्रायद्वीप पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे। सैन स्टेफनो की संधि बाल्कन क्षेत्रों में रूसी सफलता की चरम सीमा पर थी, परंतु ऑस्ट्रिया ने इंग्लैंड और जर्मनी आदि के साथ मिलकर बर्लिन कांग्रेस के द्वारा रूस की व्यवस्था को न केवल तोड़ा मरोड़ा अपितु रूस को अपमानित भी किया। इसके बाद रूस ने सर्बिया को समर्थन देना शुरू किया। इसका एक कारण यह भी था कि सर्बिया विशाल स्लाव राष्ट्र का निर्माण करना की आकांक्षा रखता था और बाल्कन क्षेत्रों में ऑस्ट्रेलियन प्रदेशों का अधिकांश जनता स्लाव थी। यानी बाल्कन जो प्रदेश थे ऑस्ट्रिया के जो पास थी उसकी अधिकांश जनता स्लाव थी और सर्बिया उनको अपने में लाना चाहता था। यदि सर्बिया सफल हो जाता तो उसका अर्थ होगा ऑस्ट्रेलियन प्रभुत्व की समाप्ति। ऐसी स्थिति में ऑस्ट्रिया और रूस के संघर्ष होना स्वाभाविक था, परंतु युवराज की हत्या के बाद रूस ही पहली महान शक्ति थी जिसने अपनी सेना को तैयार रहने का आदेश जारी किए। पहले उसने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध और बाद में ऑस्ट्रिया जर्मनी दोनों के विरुद्ध लामबंद के आदेश जारी किए। इस कार्रवाई को उसको दोषी माना जाती है, क्योंकि अभी तक एक निश्चित नहीं था कि जर्मनी ऑस्ट्रिया की सहायता करेगा ही। रूस की सैनिक तैयारी ने स्थिति को अचानक बदल दिया, क्योंकि जर्मनी को पक्का विश्वास था कि रूस के युद्ध में कूदते ही फ्रांस उसका सहायता को आ पहुंचेगा। इस प्रकार रूस का यह दोष मढ़ा जाता है कि उसने युवराज की हत्या से उत्पन्न स्थिति को समाधान कूटनीतिक व सैनिक क्षेत्रों के हाथ में सौंप दिया। विद्वानों का मानना है कि यदि रूस जल्दबाजी न की होती तो कूटनीतिक वार्ता द्वारा समस्या का उचित हल ढूंढा जा सकता है। इस प्रकार युद्ध का उत्तरदायी रूस को भी ठहराया गया है। आज की क्लास में जो मुख्य रूप से बातें थी वो यही हैं। इसके बाद जो हम अध्ययन करेंगे अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। तो इस जगह मैंने आपको रूस और प्रथम विश्व युद्ध में जो कारण थे उन कारणों की मैंने विभिन्न प्रकार से समीक्षा की आपके सामने। सैनिकवाद, साम्राज्यवाद, समाचार पत्रों का योगदान आदि के माध्यम से मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण जो थे वो सब महत्वपूर्ण कारण थे। तात्कालिक कारण उनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि एक छोटी सी चिंगारी से बारूद के ढेर पे आग लग गई। क्योंकि जब ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या हुई उसके दोषियों को सजा दी गई, किंतु उस समय रूस ने जैसे ही उसका सपोर्ट किया सर्बिया का, वह उठ खड़ा हुआ और उस पर उसकी बात नहीं मानी थी और ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण कर दिया और जर्मनी के कहने पर। इस प्रकार ये युद्ध के जो कारण थे, अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं थी, अंतर्राष्ट्रीय संकट थे आदि को लेकर ये प्रथम विश्व युद्ध जो लड़ा गया था वो ये था। नेक्स्ट बात करते हैं कि इस युद्ध के लिए उत्तरदायी कौन था। कहीं ऑस्ट्रिया, कहीं रूस, कहीं जर्मनी, कहीं सर्बिया आदि को इसमें दोषी ठहराया गया और इन्हीं दोषी राष्ट्रों में अन्य दोषी जो राष्ट्र हैं उनका भी हम अध्ययन करेंगे अगली क्लास में। इस क्लास में इतना ही, और मैं ये आशा करता हूँ कि आपने जो आज पढ़ा वो निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। मित्र राष्ट्र और
दूरी राष्ट्र के लिए, जहां फ्रांस, इंग्लैंड, रूस एक साथ है, अमेरिका उनके साथ है, इटली उनके साथ है। वहीं सामने आप देखेंगे टर्की और तुर्की, जर्मनी, ऑस्ट्रिया आदि ने एक होकर आपस में लड़ाई लड़ी। तो आपके सामने मैंने ये जो प्रमुख जो बातें लिखी हैं आपको समझ में आई होगी। अब इसके बाद जो क्लास लेंगे अगली, उसमें इसके और आगे वार्ता जारी रहेगी। कंटिन्यू रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।